हेलो क्लास, वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 7 की, जिसका नाम है सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। इस वीडियो से पहले मैंने आपका चैप्टर 6 तक पूरा कंप्लीट करा दिया है। वन शॉट रिवीजन के अंदर सभी के सभी टॉपिक मैंने कवर करे हैं। उसके अंदर अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगा उसका आंसर, जो भी आप कमेंट के अंदर पूछोगे या फिर जो भी आपका डाउट होगा। इस वीडियो के अंदर मेनली हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं जिनसे हम अपने बिजनेस फाइनेंस को कैरी कर सकते हैं। तो मेनली तो टू सोर्सेस होते हैं हमारे, ओनर फंड एंड बोरोअर फंड, जिसके बारे में हम अभी आगे चल के बात करेंगे कि क्या होते हैं ओनर फंड एंड क्या होते हैं बोरोअर फंड। सबसे पहले बात करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं अपने बिजनेस फाइनेंस के बारे में। बिजनेस फाइनेंस का मतलब क्या होता है? सबसे पहले बिजनेस का मतलब आपको पता है, वो सभी एक्टिविटी जो हम अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड करते हैं उसे हम बिजनेस एक्टिविटी के अंदर इंक्लूड करते हैं, और इसके पीछे हमारा मेन मोटिव रहता है अर्निंग प्रॉफिट का। अब बात करते हैं कि फाइनेंस का मतलब क्या होता है। फाइनेंस का मतलब होता है कि जो हमारा कैपिटल है उसे हमें कहाँ से इरेज करना है बिजनेस के लिए, उसी को बोला जाएगा सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो कॉन्सेप्ट क्या है बिजनेस फाइनेंस का? कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस फाइनेंस का मतलब है कि हमें जो कैपिटल है वो लोन पर लेना है या फिर किसी अपने सेल्फ से यूज़ करना है। इसको भी हम आगे डिटेल में करते हैं डिस्कस। सबसे पहले देखते हैं बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस रेफर्स टू कैपिटल फंड और क्रेडिट फंड। कैपिटल फंड वो फंड होता है जो ओनर लगाता है, और क्रेडिट फंड वो फंड होता है जो ओनर किसी से उधार लेकर लगाता है। ठीक है, इन्वेस्टेड लगाना, इन्वेस्टेड होता है। ठीक है, इन्वेस्टेड इन बिजनेस आर नोन एज बिजनेस फाइनेंस, उसी को बोला जाता है बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, तो मतलब जो हम पैसा या तो खुद लगाएं या फिर किसी से उधार लेकर लगाएं अपने बिजनेस के अंदर, उसी को बोला जाता है सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस में बी डिफाइंड, बिजनेस फाइनेंस डिफाइन करता है प्लानिंग को, रीजनिंग, मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग ऑल द मनी यूज्ड, मतलब वो सभी के सभी जो मनी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। ठीक है, कैपिटल, सभी के सभी हमारे एसेट्स और सभी हमारी लाइबिलिटीज़, ये सभी के सभी इन सबको कंट्रोल करना, मैनेज करना और इनको प्लानिंग करके चढ़ना कि किस तरीके से हमें इन्हें यूज़ करना है, उसी को बोलते हैं बिजनेस फाइनेंस। यूज्ड और कैपिटल फंड ऑफ एनी काइंड, यानी कैपिटल फंड के कोई सा भी टाइप जो कनेक्ट करता हो हमारे बिजनेस से, उसको बोलेंगे हम बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, मतलब प्लान करना, रीजनिंग करना, मैनेजिंग करना और कंट्रोल करना, वो सभी की सभी चीज़ों को जो मॉनिटरी टर्म से रिलेटेड हैं, जो हमारे पैसे से रिलेटेड हैं। ठीक है, इस तरीके से इसको बोला जाता है हमारा बिजनेस फाइनेंस। इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। अब हम इसके आगे देखते हैं इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो मेनली अभी मैंने आपको बताया दो तरीके के टाइप्स होते हैं बिजनेस फाइनेंस के। बिजनेस फाइनेंस की बात करूं तो फाइनेंस के दो तरीके के टाइप्स हम पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर, और जो हमारे दो टाइप्स हैं वो किस किस तरीके से यूज़ में आ रहे हैं हमारे बिजनेस की, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले टाइप्स है हमारा ओनर फंड। ओनर फंड एंड बोरोअर फंड। बोरोअर्ड फंड, इन दो तरीकों को हमें पढ़ना है अपने इस पूरे चैप्टर के अंदर। अगर आपको इसमें कुछ नोट करना है डेफिनेशन के अंदर, जैसे क्वेश्चन के अंदर एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है क्वेश्चन की डिफाइन या फिर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस फाइनेंस, तो आपको यही लिखना है। अगर आपसे मीनिंग पूछी जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस, तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हो, द मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस इज डैट बिजनेस फाइनेंस रेफर्स टू कैपिटल फंड एंड क्रेडिट फंड इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस आर नोन एज बिजनेस फाइनेंस। उसके बाद अगर आपका क्वेश्चन 2 to 3 या फिर 5 मार्क्स के अंदर है तो आप ये पूरा ही लिखोगे, 5 मार्क्स के अंदर है तो। बट अगर 3 to
3 to 4 मार्क्स में या फिर 2 to 3 मार्क्स के अंदर होता है। मीन्स 2 से 4 मार्क्स के अंदर अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ये पूरा ही लिखोगे, ठीक है। लेकिन 2 मार्क्स के अंदर आपको ये इतना छोटा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें नंबर इतने ज़्यादा मिलेंगे नहीं। तो आप नीचे का लिखेंगे, अच्छी तरीके से डिफाइन करना है। आपकी राइटिंग सही होनी चाहिए जब आप अपनी आंसर राइटिंग कर रहे हो। सभी के सभी चैप्टर ख़त्म होने के बाद मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल करना है और किस तरीके से आपको अपने एग्ज़ाम को फेस करना है, ठीक है। तो आपको कुछ नोट करना है तो आप वीडियो पॉज करो, मैं साइड हो जाता हूँ और आप नोट कर सकते हो। आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं इसके टाइप्स के, इसके सोर्सेज की, कि बिजनेस फाइनेंस के क्या क्या सोर्सेज होते हैं। तो बिजनेस फाइनेंस के 2 तरीके के सोर्स होते हैं, ओनर फंड एंड बोरोअर फंड। सबसे पहले बात करते हैं ओनर फंड की। ओनर फंड का मतलब क्या होता है? ओनर फंड का मतलब वो पैसा जो बिजनेसमैन अपने बिजनेस के अंदर खुद अपनी जेब से पैसा लगाता है अपने बिजनेस के अंदर, उसको बोला जाता है अपना ओनर फंड। और वहीं बात करें बोरोअर फंड की, तो बोरोअर फंड का वो पैसा होता है जो वो किसी से उधार लेकर, किसी से क्रेडिट कर कर पैसा अपना बिजनेस के अंदर लगाता है, ठीक है। तो जो पैसा वो खुद लगाता है अपनी जेब से, अपने खुद से लगाता है, सेल्फ पैसा लगाता है, तो उसको बोलते हैं हम ओनर फंड। मीन्स जो पैसा लगा गया है वो अपना ओनर का है, ठीक है। और वही बात करें बोरोअर फंड की, तो वो पैसा जो हमारा किसी क्रेडिटर से लगाया गया है तो उसको बोला जाता है बोरोअर फंड। इनके बारे में हम पूरे डिटेल में बात करेंगे। जितनी भी बात होंगी वो सभी के सभी इनके ऊपर ही होने वाली है अपनी इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं ओनर फंड के फीचर्स की, कि क्या क्या फीचर्स होते हैं हमारे ओनर फंड के। तो ओनर फंड के अंदर देखा जाए तो सबसे पहले सोर्सेस ऑफ पेमेंट कैपिटल, मतलब जो जो हमारे सोर्सेज रहते हैं वो हमारा पेमेंट कैपिटल रहता है। हमें किसी को पे नहीं करना, उस कैपिटल के थ्रू हमें किसी को पे नहीं करना। मतलब जो हमारी कंपनी के अंदर पैसा आया है उस पैसे को हमें किसी को वापस नहीं देना, इंटरेस्ट के थ्रू वापस नहीं देना। लेकिन बोरोअर फंड के अंदर ऐसा होता है, इसके अंदर फिक्स टाइम रहता है। फिक्स टाइम रहता है कि इस टाइम पर आपको पैसा देना ही है, ठीक है। बोरोअर फंड की हम बाद में बात करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं कंप्लीट ओनर फंड की। ओनर फंड के अंदर नेक्स्ट रहता है प्रोविजन ऑफ रिस्क कैपिटल। कोई इसके अंदर प्रोविज़न बनाने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा कैपिटल अगर डूब जाए तो पैसा सिर्फ हमारा ही डूबेगा, किसी और का नहीं डूबने वाला है। नो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड, इसके अंदर कुछ भी सिक्योरिटी रिक्वायर्ड होती नहीं है किसी को देने की, क्योंकि ओनर का खुद का पैसा रहता है तो उसे किसी को कुछ सिक्योरिटी दिखाने की कोई नीड नहीं है ओनर फंड के अंदर। और लास्ट के अंदर जो हमारा सोर्स रहता है वो हमारा ओनर फंड का रहता है। मतलब सभी का सभी कंट्रोल किसका रहता है? हमारा ओनर फंड का। और वही बात करें सोर्सेज की, तो ये प्रेफरेंस शेयर्स हो सकते हैं, इक्विटी शेयर्स हो सकते हैं, ठीक है। इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप समझो कि सोर्सेज रहते हैं, कुछ सोर्सेज रहते हैं जिनका नाम अभी हम थोड़ी देर बाद में देखेंगे, इसके बाद बोरोअर फंड के बाद। आप सिर्फ इतना समझो कि इसके कुछ सोर्सेज होते हैं जो हमारे ओनर फंड के अंदर होते हैं। लाइक एग्जाम्पल प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, इक्विटी शेयर्स हो गए, इनमें से हम इनको बोला जाता है ओनर फंड। और वही बात करते हैं बोरोअर फंड की, तो बोरोअर फंड का मतलब क्या होता है? जो हमने किसी से उधार लेकर पैसा अपना बिजनेस के अंदर लगाया है उसको बोला जाता है बोरोअर फंड। बोरोअर फंड की फीचर्स क्या होते हैं कि इसके अंदर फिक्स टाइम रहता है कि हमें हमें किसी न किसी को पैसा वापस देना है विद इंटरेस्ट। तो इसके अंदर फिक्स टाइम रहता है, सिक्योरिटी देनी पड़ती है किसी को कि हाँ हमारी कंपनी आपका पैसा वापस दे सकती है। और नेक्स्ट है पेमेंट विद इंटरेस्ट। पेमेंट देनी पड़ती है हमको, हमें दूसरे को इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। और नेक्स्ट के अंदर बात करते हैं कंट्रोल। सबसे पहले तो पेमेंट देंगे इंटरेस्ट के साथ, और कंट्रोल की बात करें तो इसके अंदर कंट्रोल रहेगा हमारा उसका जिसने हमें पैसा दिया है। जो हमारे क्रेडिटर्स हैं उसके इसके अंदर क्रेडिटर इसके अंदर कंट्रोलर रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन इसके बात करें ओनर फंड की, तो ओनर फंड के अंदर कोई भी सिक्योरिटी इसके अंदर जो भी रहती है, मतलब जो कंट्रोलर रहता है वो सभी का सभी हमारा ओनर का ही रहता है। जो उस कंपनी का पर्टिकुलरली ओनर है वो ही इसके अंदर कंट्रोलर रहता है। कंट्रोलर, ओनर इज कंट्रोलर और इसके अंदर क्रेडिट इज कंट्रोलर, ठीक है। और जिस तरीके से हम
यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू, इक्विटी शेयर्स के थ्रू यहाँ पर हम अपने फंड को इरेज करते हैं और यहीं पर ही हम बोरोअर फंड के कुछ तरीके होते हैं, कुछ सोर्सेस होते हैं जिनसे हम अपने पैसे को कैरी करते हैं। जैसे इसका डिबेंचर मान सकते हो, डिबेंचर डिबेंचर एक लोन तरीके का ही होता है कि हमें उसके अंदर पर्टिकुलरली एक पर्चा दे दिया जाता है। एक पर्चे के थ्रू समझो आप, इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स भी इसी तरीके के होते हैं, लेकिन इक्विटी शेयर्स के अंदर हमें कुछ अथॉरिटी मिलती है, प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर हमें कोई अथॉरिटी नहीं मिलती, कोई वोटिंग राइट नहीं मिलता। इनके बारे में हम आराम से बात करेंगे डिटेल में कि इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, डिबेंचर क्या होते हैं। लेकिन आप यहाँ पर समझो कि इसके फीचर्स के अंदर सोर्सेस लिखा हुआ है, मतलब कुछ तरीके होते हैं जिन तरीकों को अप्लाई कर कर हम अपने बोरोअर फंड से पैसा कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मतलब होता है अपना ओनर फंड का एंड बोरोअर फंड का। अब मैं साइड हो जाता हूँ, आप कुछ नोट करना है तो नोट कर सकते हो। नेक्स्ट के अंदर हम देखेंगे कि इक्विटी शेयर्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं, इसके टाइप्स देखेंगे, टाइप्स, और इसके भी हम टाइप्स ही देखेंगे। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है टाइप्स। मैं साइड हो जाता हूँ और अब आप नोट कर सकते हो। आई होप क्लास आपने नोट कर लिया होगा। अब स्टार्ट करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो टाइप्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इक्विटी शेयर्स का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ। इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो कंपनी इशू करती है अपने कैपिटल को कलेक्ट करने के लिए। जस्ट फॉर एग्जांपल, कंपनी का कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कैपिटल का मतलब क्या होता है। वैसे मैं अकाउंट के भी लेक्चर में बता चुका हूँ कि कैपिटल का मतलब क्या होता है, बट फिर भी बता दूं, कैपिटल का मतलब होता है वो अमाउंट जो ओनर इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस को, ताकि अपने बिजनेस को वो स्टार्ट कर सके, किसी मतलब पैसा लगा सके एक तरीके से, उसको बोला जाता है कैपिटल। अब कंपनियों के अंदर कैपिटल स्मॉल अमाउंट में नहीं लगाया जा सकता, वो कम से कम 50 लाख इस तरीके से लगाया जाता है हाई अमाउंट के ऊपर। तो ये जितना अमाउंट है 50 लाख, ये ओनर के पास खुद के पास इतना सारा होगा नहीं, क्योंकि इतना होता तो वो बिजनेस करता नहीं, और ना ही किसी क्रेडिटर के पास होगा इतना सारा। तो उसको क्या करना है, जो ओनर है वो इसको डिवाइड कर देगा शेयर्स के रूप में। ठीक है, अब शेयर्स मतलब एक इस तरीके से पर्चा होता है जिस पर्चे पे लिखा रहता है कि आपने हमारा शेयर्स खरीदा है, इतना खरीदा है, ये सब शेयर्स से रिलेटेड सभी डिटेल्स यहाँ पर रहती हैं। तो शेयर्स के अंदर ये पर्चा दे दिया जाता है, एक स्लिप दे दी जाती है किसको, पब्लिक को। पब्लिक इस शेयर्स को खरीदती है, पब्लिक शेयर्स को खरीदती है। ठीक है, अब शेयर्स पार पर भी खरीदा जाता है, प्रीमियम पर भी खरीदा जाता है, और डिस्काउंट के अंदर रीइशू करा जाता है। लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर्स है उसका थोड़ा सा ट्रीटमेंट अलग है। आप इसे क्लास 12th में पढ़ोगे अकाउंट की बुक के अंदर। ठीक है, लेकिन आप नॉर्मल समझो कि एक पर्चा रहता है जो पब्लिक खरीदती है कंपनी से, और कंपनी को पैसा देती है। तो पब्लिक कंपनी को तो पैसा देगी, प्राइस देगी, और पब्लिक जो मतलब कंपनी है, कंपनी पब्लिक को ये नोट्स देगी। जब कंपनी की जो नेटवर्थ है वो बढ़ जाती है तो उसी के साथ साथ उसके शेयर्स के प्राइस भी बढ़ जाते हैं, और जब शेयर्स के प्राइस बढ़ जाते हैं तो पब्लिक या तो उसे सेल कर देती है। ठीक है, मतलब कि इस पर्चे को बेच देगी और उसके बदले में पैसा ले लेगी, जितना भी प्राइस बढ़े हैं उसके बदले में पैसा ले लेगी। इसको बोला जाता है शेयर्स। ठीक है, मतलब कि जो कंपनी का कैपिटल होता है उसको कलेक्ट करने के लिए बिजनेसमैन या फिर जो हमारा फाइनेंस मैनेजमेंट रहता है वो शेयर्स इशू कर देता है। शेयर्स इशू करने के बाद उन शेयर्सों को पब्लिक खरीदती है और उसके बदले पैसे दे देती है, और कंपनी ये पर्चा दे देती है पब्लिक को। और फिर जब कंपनी की नेटवर्थ बढ़ जाती है तो पब्लिक इस पर्चे को बेच देती है, और जो भी पैसा उसका अर्न होता है वो अपने पास रख लेती है। कंपनी के अंदर जब लास्ट के अंदर प्रॉफिट निकल कर आएगा, प्रॉफिट, तो इसको डिवाइड करा जाता है 3 पार्टों के अंदर। उसमें से एक पार्ट रहता है डिविडेंड। डिविडेंड,
तो ये डिविडेंड वही डिविडेंड है जो पैसा कंपनी पब्लिक को देती है शेयर्स के बदले, इसको ही बोला जाता है डिविडेंड। ठीक है, तो ये होता है पूरा शेयर्स का मतलब। अब देखते हैं लिखा क्या है। इक्विटी शेयर्स शेयर्स का ही एक टाइप है, शेयर्स के भी दो टाइप्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स में? प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो पब्लिक खरीदती है, लेकिन इसके अंदर पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये रिस्की है, और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये वाला रिस्की है। ठीक है, और कंपनी को अगर इनकम करनी है तो इक्विटी शेयर्स इशू करेगी, और पब्लिक को इनकम करनी है तो पब्लिक प्रेफरेंस शेयर्स खरीदेगी। इनके बारे में पढ़ेंगे तो आसानी रहेगी समझने में। इक्विटी शेयर्स की बात करें, ये भी शेयर्स का एक टाइप से शेयर्स मैं आपको समझा चुका हूँ। इक्विटी शेयर्स का मतलब क्या होता है कि इनके पास वोटिंग राइट रहता है। ठीक है, ये वोट कर सकते हैं अपने जो भी डेटर्स हैं, नहीं, जो अपने ओनर हैं, ठीक है, उनको वोट करती है। कंपनी के अंदर कोई भी डायरेक्ट ओनर नहीं बनता, ठीक है, उनका सीईओ बनता है, सीईओ। ठीक है, तो सीईओ के लिए वोटिंग लिस्ट निकाली जाती है, तो उसके अंदर इक्विटी शेयर्स को राइट रहता है कि वो वोट करते हैं कि कौन हमारा नेक्स्ट सीईओ बनेगा। तो शेयर्स मीन्स स्मॉलिंग यूनिट ऑफ विच कंपनी इज डिवाइडेड एंड इंक्लूडिंग द स्टॉक। ठीक है, सबसे छोटा पार्ट कंपनी के कैपिटल का, उसको ही बोला जाता है इक्विटी शेयर्स। मतलब इक्विटी शेयर्स छोटा पार्ट मतलब स्मॉलेस्ट अमाउंट नहीं, एक पार्ट होता है शेयर्स का भी, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ। यही पार्ट एक पार्ट होता है कैपिटल का, जो हम कलेक्ट करते हैं पब्लिक से, ताकि हमारे कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सके। इनको वोटिंग राइट रहता है, इक्वल राइट रहता है, और जो भी मैनेजमेंट के डिसीजन होते हैं ये इनके पास राइट रहता है, इक्विटी शेयर्स वालों के पास, कि ये अपना उस राइट को फॉलो कर कर इनको मैनेजमेंट के डिसीजन के अंदर ये भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, इक्विटी शेयर्स जो भी पब्लिक ने खरीदे हैं। सबसे एंड में इनको ही पेमेंट मिलती है, इक्विटी शेयर्स को। कंपनी सबसे एंड में पेमेंट करती है इक्विटी शेयर्स को, और सबसे पहले पेमेंट करी जाती है अपने प्रेफरेंस शेयर्स को। ठीक है, फीचर्स की बात करते हैं। प्राइमरी रिस्क बेयर, ये सबसे पहले रिस्क बेयर करते हैं। ठीक है, क्लेम ओवर रेजिडुअल इनकम, और उसके बाद बेसिस ऑफ लोन कंट्रोल, हाई रिस्क रहता है इनको। कंट्रोल मतलब ये कंट्रोल कर सकते हैं, इनके पास राइट रहता है कंट्रोल करने का। और प्रीपेटिव राइट्स रहता है इनके पास, ये सब मैं समझाऊंगा। और उसके बाद परमानेंट कैपिटल, अगर इक्विटी शेयर्स कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो वे शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं करते हैं कि हमें एक दो घंटे के लिए, मतलब एक दो साल के लिए इन्वेस्ट करना है, तो ये सब प्रेफरेंस शेयर्सों के लिस्ट में आता है। लेकिन जो इक्विटी शेयर्स रहते हैं वो ओनर के एक तरीके से इन्वेस्टर की तरह रहते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं इन्वेस्ट, तो इसलिए इनका परमानेंट कैपिटल लिखा गया है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा प्रेफरेंस इक्विटी शेयर्स के बारे में। इक्विटी शेयर्स तो ये हो गया, अब बात करेंगे प्रेफरेंस शेयर्स की। अगर आपको कुछ नोट करना है तो मैं साइड हो जाता हूँ, आप नोट कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप क्लास आपने नोट कर लिया होगा। बात करते हैं लास्ट के अंदर प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। तो इक्विटी शेयर्स का मतलब, आप दोनों को अगर मैं डिफरेंशिएट करके दिखाऊं तो आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी। इक्विटी शेयर्स ओके, एंड नेक्स्ट प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स को वोटिंग राइट रहता है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अमाउंट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो इसीलिए इनको वोटिंग राइट रहता है, वोटिंग राइट। ठीक है, और वहीं प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें तो ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इसीलिए इनके पास वोटिंग राइट नहीं रहता, इनके पास रहता है। ये मैनेजमेंट एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, मैनेजमेंट एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन ये प्रेफरेंस शेयर्स को कोई राइट नहीं होता कि ये किसी के अपने जो कंपनी है उस कंपनी के किसी भी डिसीजन के अंदर ये अपना
जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये नहीं रख सकते, ठीक है। सबसे एंड में इनको पेमेंट मिलती है, लेकिन सबसे फर्स्टली इनको पेमेंट मिलती है, ठीक है। सबसे फर्स्ट इनको पेमेंट मिलती है और सबसे एंड के अंदर इनको पेमेंट मिलती है इक्विटी शेयर्स को। प्रेफरेंस शेयर्स के पास एक एडवांटेजेस रहता है कि इनका एक फिक्स्ड परसेंटेज रहता है, उस परसेंटेज के ऊपर इन्हें इनकी जो भी इनकम हुई है वो मिल जाती है। और अगर कंपनी को लॉस होता है, अगर कंपनी को लॉस होता है तब भी इनको इनका पैसा दिया जाता है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स में फ़ायदा है, अगर कंपनी को लॉस होता है तो प्रेफरेंस शेयर्स को पैसा दिया जाता है। लेकिन वहीं इक्विटी शेयर्स की बात करें तो जितना लॉस हुआ है उस लॉस को ये भी बियर करेंगे, ठीक है। जितना लॉस हुआ है उस लॉस को ये भी बियर करेंगे कंपनी के, लेकिन इनको इनका प्रॉफिट मिलेगा टाइम टू टाइम। जो भी इनका प्रॉफिट हुआ है वो इनको मिलेगा। ये डिफरेंस होता है इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर। तो इन्हीं तरीके से हम मेनली जो फाइनेंस मैनेजमेंट रहता है वो मेनली इन्हीं से ही अपने कंपनी के फाइनेंस को सोर्सेसों को यूज़ करता है ओनर फंड के लिए। ये ओनर फंड के थे, ओनर फंड। अब लास्ट का हमारा टॉपिक है जो लास्ट का हमारा टॉपिक रह गया है बोरोअर फंड। बोरोअर फंड के कुछ टाइप्स होते हैं, इसके अंदर मैं ज़्यादा टाइप नहीं करूँगा, सिर्फ डिबेंचर के बारे में बात करेंगे क्योंकि काफ़ी आसान भी है आपके लिए और ये आगे आने वाला टॉपिक भी है जो आप 12th में पढ़ोगे। तो अभी से ही क्लियर कर कर चलो। बोरोअर फंड टाइप्स, डिबेंचर। डिबेंचर क्या होता है? देखो, अभी तक जो हम शेयर्स बेचते थे, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, जब किसी भी कंपनी को पैसा इरेज करना रहता है पब्लिक से तो उसके पास दो ही तरीके होते हैं, दो तरीके रहते हैं कंपनी के पास। फर्स्ट तो डेट और सेकंड इज इक्विटी, ठीक है। अब इक्विटी का मतलब क्या होता है कि जो अपनी ओनरशिप है, अपनी जो ओनरशिप है उसको बेचना, अपनी ओनरशिप को सेल करना, ठीक है, सेल करना। लेकिन वहीं डेट की बात करें तो अपने जो लोन होते हैं, लोन हो गई, लाइबिलिटीज हो गई, लाइबिलिटीजों को इंक्रीज करना, बढ़ाना, ठीक है। अपनी लाइबिलिटीज को बढ़ाना ही हमारा डिबेंचर कहलाता है, ठीक है। डिबेंचर, डेप मतलब डिबेंचर, सीधा सीधा समझो। और अगर कंपनी के पास अगर कंपनी के पास पहली से ही लोन है, पहली से ही लोन बहुत सारा है, ठीक है, तो उस टाइम पर कंपनी इशू करेगी अपने इक्विटी। अब इक्विटी का मतलब इक्विटी शेयर से नहीं है, मतलब है कि ओनली शेयर्स इशू कर सकती है, ठीक है। लेकिन वही बात करें, अगर कंपनी के पास लोन कम है, लोन कम है, ठीक है, और ओनर चाहता है कि मेरे अलावा किसी को राइट ना मिले कि किसी भी डिसीजन के अंदर या किसी भी वोटिंग राइट का, मतलब वो अपने जो ओनरशिप है उसको नहीं सेल करना चाहता, सेल नहीं करना चाहता, तो उस टाइम पर वो इशू करता है अपने डेट। डेट का मतलब होता है अपना डिबेंचर से, डिबेंचर से, ठीक है, समझ गए आप। इसका मतलब होता है अगर कंपनी को पब्लिक से पैसा लेना है, अगर कंपनी को पब्लिक से पैसा लेना है तो उसके पास दो ही तरीके होते हैं, या तो वो डेट ले या फिर इक्विटी। अगर कंपनी के पास पहले से ही लोन बहुत सारा है तो वो डेट इशू करेगी तो उससे कुछ फ़ायदा होगा नहीं, उसका लोन और बढ़ जाएगा।
तो इस टाइम पर इसको अपनी इक्विटी, अपनी ओनरशिप को सेल करना पड़ेगा ताकि इसका लोन ज़्यादा ना बढ़े। लेकिन अगर कंपनी के पास लोन पहले से ही कम है तो उस टाइम पर वो अपने डेट इशू कर सकते हैं, डिबेंचर इशू कर सकते हैं, ताकि उनकी ओनरशिप सेल ना हो। तो इतना ही है सिर्फ इस चैप्टर के अंदर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे आपका चैप्टर नंबर 8 की, जिसका नाम है स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्टडी फॉर योर एग्जामिनेशन।